हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ नसीम अंसारी और आप मुझे देख रहे हैं एनएसएल साइंस चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कौन कौन से नियम हैं, किन किन रूल्स के द्वारा गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बना करता है, उस रूल को हमने डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब में सर्च करें रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय एनएसएल साइंस, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अवतल दर्पण में वस्तु को विभिन्न दूरियों पर रखकर प्रतिबिंब कैसे ड्रॉ किया जाता है, उन्हीं रूल्स की मदद से। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हेडिंग लगा लें आप, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स of image by concave mirror। गोलीय नहीं, अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले हम जानना हमें जरूरी हो जाता है क्या कि किन किन जगहों पे वस्तु को रखा जा सकता है। तो सबसे उसके लिए जानने के लिए हम एक गोलीय दर्पण को ड्रॉ करते हैं। ध्यान दें, हमने इसका उभरा हुआ पार्ट कलर कर दिया, तो ये हमारा गोलीय दर्पण, गोलीय नहीं, अवतल दर्पण बन गया, जिसका मिड पॉइंट क्या होगा, पी होगा, यानी कि पोल होगा। और ये जब ये स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर जरूर होगा, उस सर्कल का, उस गोलीय पार्ट का एक सेंटर होगा, केंद्र बिंदु होगा, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से सूचित करते हैं। सी और पी के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, जिसे हम बोलते हैं फोकस। अब देखें, सी के बाहर का जो भाग है इधर होता है अनंत, जिसका कोई अंत न हो, अनंत। जैसे कि सूर्य और तारे बहुत दूर हैं, चंद्रमा, ये सब हमसे बहुत दूर है, तो उन्हें अनंत में रखा जाएगा कि वो वस्तु अनंत पे है। अब देखिए कौन कौन सी स्थिति हम ले सकते हैं, आप यहाँ पर देख लें। पहला पॉइंट हमारा पी का आता है, तो पी तो इस मिरर के सरफेस का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर वस्तु को रखा नहीं जा सकता है, इसलिए ये हम पॉइंट नहीं लेंगे। दूसरा पॉइंट कि अगर हम पी से थोड़ा भी बाहर वस्तु को कर दें और एफ के अंदर रखें, तो हम कहेंगे कि वस्तु पी और एफ के बीच है। यानी कि एक हमारा स्थिति ये हो सकता है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच हो। सेकेंड स्थिति हो सकता है कि जब वस्तु फोकस पर हो, और फोकस से जैसे हम बाहर ले जाएंगे तो सी और एफ के बीच आ जाएगा। तो तीसरी स्थिति हम लेंगे कि जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। चौथी स्थिति, जैसे इससे बाहर जाते हैं तो हमारा पॉइंट सी आता है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। पांचवी स्थिति जो लेने वाले हैं, सी से बाहर और अनंत के पहले, यानी कि जब वस्तु कहाँ जी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। और लास्ट छठवीं स्थिति होगा कि जब वस्तु अनंत पे हो। तो ये हमारे पास 6 स्थिति होंगे जहाँ पर हम वस्तु को रखकर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, वो भी अवतल दर्पण के अंदर। आइए डिस्कस करते हैं एक एक केस को। फर्स्ट केस हम लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट, कि जब वस्तु P और F के बीच स्थित हो। P मतलब ध्रुव और F मतलब फोकस। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण को बना लेते हैं, जिसके लिए हमें इसका बल्ज सरफेस यानी कि जो उभरा हुआ सतह है उसको कलई करना होगा, सिल्वर्ड करना होगा। हमने कर दिया। इससे होके एक रेखा गुजार दिए काल्पनिक, जिसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसका मिड पॉइंट क्या होगा, P, सेंटर इसका C, और दोनों P और C के बीच का मिड पॉइंट F। हमें वस्तु कहाँ रखना है, P और F के बीच। हमने यहाँ पर एक वस्तु को रखा। अब आप हमेशा याद रखें कि किसी भी दर्पण के अंदर जब भी प्रतिबिंब को हम ड्रॉ करेंगे तो मिनिमम 2 रेज को, 2 किरणों को एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करना होगा। कब, रिफ्लेक्शन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जब 2 किरणें एक दूसरे को काटेंगी
तभी जाके उसका प्रतिबिंब बनेगा, कम से कम 2 किरण। तो हम इसमें 2 ही किरण को दिखाने वाले हैं। और आप हमेशा याद रखें कि पहली किरण जो वस्तु से निकलेगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर ही निकलेगी। और उस रूल के अकॉर्डिंग हम बता दें कि जब भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी परावर्तन के बाद। तो फर्स्ट रेज मुख्य अक्ष के समानांतर, रूल के अकॉर्डिंग कहाँ से जाएगी, फोकस से, परावर्तन हुआ यहाँ से और ये फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण पी से होकर गुजरे या सी से, मतलब आप कहीं से गुजार सकते हैं, हम पी से गुजार रहे हैं यहाँ पे। तो पी वाले की कहानी क्या है कि जितना एंगल पे आती है, आपतित होती है, उतना ही एंगल पे परावर्तित भी होती है। तो देखें इधर से आपतित हो रही है और ये परावर्तित। तो हम देख पा रहे हैं ध्यान से कि इन दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेंगी नहीं, और जब तक ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, इसको हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। कहाँ बढ़ा देते हैं, पीछे की ओर, आभास के रूप में, कल्पना के रूप में बढ़ा देते हैं। आइए, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाना शुरू किया, डॉट डॉट के रूप में, यानी कि आभास के रूप में बढ़ाना शुरू किया। थोड़ा सा टेढ़ा है, आप सीधा बनाएंगे। इसको भी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हमने भी डॉट डॉट के रूप में पीछे बढ़ाना शुरू किया और ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर गई। जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना करेगा। आप ध्यान दें, कल्पना किए हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा बनेगा। अब हमने इसका प्रतिबिंब बना दिया। अब आप देखें कि इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी। आइए हम देखते हैं नेचर ऑफ इमेज। पहला आप देखें प्रतिबिंब कहाँ बना है, नेचर मतलब उसकी प्रकृति, कहाँ बना है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, यही इसका नेचर होता है। तो सिंपली पहले हम लेंगे कहाँ बना हुआ है, तो दर्पण के पीछे बना है। तो आप पहला नेचर ऑफ इमेज लिख लें कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा नेचर लिख लें क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब है तो काल्पनिक बनेगा, और साथ में यह सीधा है, वस्तु की जैसा ही सीधा है। तो दूसरा इसका नेचर लिखें कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। और तीसरा, वस्तु से छोटा है या बड़ा है, तो देख पा रहे हैं आप वस्तु छोटी है जबकि प्रतिबिंब बड़ी है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। आप इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में अवतल दर्पण में एक ही स्थिति होती है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बना करता है, और वो है, आप हमेशा याद रखें कि जब वस्तु P और F के बीच स्थित हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक हम आगे चलते हैं, केस नंबर 2 की स्टडी करते हैं। केस 2, केस नंबर 2, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। फिर से हम एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं। इसका उभरा सतह हमने सिल्वर्ड कर दिया, मिड पॉइंट इसका P हो गया, ये फोकस और इसका सेंटर C। ठीक है, अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है, फोकस के ऊपर। ये रहा इसका फोकस। हम यहाँ पर एक वस्तु को रख देते हैं, सपोज। अब क्या हमने कहा, पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हमारी मुख्य अक्ष, इसके समानांतर जब भी किरण जाएंगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। ये फोकस से होके गुजर गई, परावर्तन हुआ इसका, फोकस से होके गुजर गई। दूसरी किरण को आप P से होके गुजार दें। P की कहानी क्या है,
कि जितना एंगल पर आपतित होती है उतना ही एंगल पर परावर्तित होती है। तो ये इसका परावर्तन होना शुरू हो गया। आप देखें यहाँ की दूरी थोड़ा ज़्यादा है, जबकि यहाँ की दूरी थोड़ा घट रही है, कम हो रही है। अगर आप ठीक से बनाएं, इन दोनों के एंगल को मेजर करके बनाएं, तो ये धीरे धीरे जो इनकी दूरी होगी आगे बढ़ाने पर ये कम होती हुई चली जाएंगी, ये कम होती हुई थोड़ा थोड़ा चली जाएंगी। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप सीधा बनाएंगे अच्छे से बनेगा, आप देखेंगे ये थोड़े थोड़े कम होते हुए चली जाएंगी। मतलब ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद जरूर करेंगे। तो इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, आप नोट करें। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इसका, पहला कि कहाँ बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, तो अनंत पे बन रहा है, तो लिख लें प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। सेकंड, कैसा बन रहा है, तो ये काटेंगी कभी ना कभी, तो जब कटान वास्तविक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा भी बनेगा, हमने आपको पीछे बता रखा है। तो लिखें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। और तीसरा जो पॉइंट होगा, बड़ा बनेगा या छोटा, तो आप ध्यान दें ये छोटा सा वस्तु है, जबकि ये कहीं ना कहीं काटेगी तो यहाँ जब प्रतिबिंब बना करेगा वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो तीसरा जो प्रकृति होगा आप लिख लें कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करेंगे। चलिए केस नंबर 3 की स्टडी करते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखना है, केस 3 में। केस 3 में हमें वस्तु को रखना है फोकस के बाहर और सी के अंदर। तो रखते हैं कि जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो। ध्यान दें, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, जिसको हमने सिल्वर्ड कर दिया। इसके मिड पॉइंट से होके हमने एक काल्पनिक रेखा गुजारी, जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसका मिड पॉइंट P, इसका सेंटर C, और P और C का मिड पॉइंट F। हमें वस्तु कहाँ रखनी है, C और F के बीच रखनी है। आइए C यहाँ, F यहाँ, इन दोनों के बीच में हम वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं। पहली किरण को आप हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर ही गुजारेंगे, ये हमने गुजार दिया। तो कहानी क्या है कि इसकी कहानी है कि यह हमेशा परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी किरण को आप F से गुजार सकते हैं, P से गुजार सकते हैं, नो डाउट आप कहीं से भी गुजार सकते हैं। आइए इस बार हम F से गुजारते हैं। ये F वाले की कहानी। तो परावर्तन के बाद जब किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद कहाँ जाती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। हमने आपसे कहा था उस समय प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में कि मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर। इसी प्रिंसिपल को हमने कहा था प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आइए मुख्य अक्ष के समानांतर जब ये जाएगी तो एक दूसरे, थोड़ा सा टेढ़ा है फिर भी सही है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। यहां पर प्रतिच्छेद कर दी, और जहां प्रतिच्छेद की, थोड़ा सा सीधा बना देते हैं इसको, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और जहां पर ये किरणें एक दूसरे को कट की है परावर्तन के बाद, वहां पर इसका प्रतिबिंब बना करेगा। थोड़ा सा पॉइंट ये इधर उधर हो गया है, ये प्रतिबिंब बना करेगा। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। इसका नेचर क्या होगा, तो लिखिए आप नेचर ऑफ इमेज क्या क्या होगा। देखें, पहली बात कि यह कहाँ बना है,
सी के बाहर है लेकिन अनंत के पहले है। तो लिखिए फर्स्ट कि प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। दूसरा जो नेचर होगा इसका क्या होगा कि वास्तविक कटान से बना है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। और तीसरा जो इसका नेचर है क्या वस्तु से बड़ा है या छोटा है। तो आप ध्यान दें यह छोटी वस्तु है जबकि इसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा है। तो लिख दें कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए चौथे केस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 4 जो है हमारा, जब वस्तु सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु सी पर स्थित हो, ध्यान दें सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। फिर से थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये रहा हमारा एक अवतल दर्पण जिसका हमने उभरा हुआ सतह रजित कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। इसका मिड पॉइंट हमारा P हो गया, सेंटर C और दोनों का मिड पॉइंट F। अब हमें वस्तु को कहाँ रखनी है, C के ऊपर यानी कि वक्रता केंद्र पर। हमने रखा यहाँ पे वस्तु को वक्रता केंद्र पे। रूल के अकॉर्डिंग हमने आपसे पहले ही कहा कि हमेशा ऑलवेज रिमेंबर पहली किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर ही गुजारना है। हमने पहली किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर ही गुजारा तो क्या होगा, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा। ये रहा इसका फोकस। दूसरी किरण के पास दो रास्ते हैं, आप F से गुजार लें या P से गुजार लें, कहीं से भी आप गुजार सकते हैं। चलिए फिर से F से ही हम गुजार लेते हैं, नो डाउट F से गुजार लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ये जो है इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। दूरियां मापी नहीं गई हैं। फिर से एक हम अवतल दर्पण लेते हैं। ये इसका मिड पॉइंट P हो गया, फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने इस पर वस्तु को रखा, पहली किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा जो कि परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरी। दूसरी किरण को हमने F से होके गुजारा, थोड़ा टेढ़ा है, F से होके गुजारा जो कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। और जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना करेगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं तो एकदम सिंपली C के ऊपर ही प्रतिबिंब बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, आप सभी दूरियों को माप के बनाइएगा, अच्छे से आपका प्रतिबिंब बना करेगा। पहला कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो C पर बनेगा, प्रतिबिंब C पर बनेगा। दूसरा कैसा बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा।
तीसरा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक ऐसी स्थिति बताएं जिसमें जहां पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बना करता है। तो एक ही स्थिति है कि जब वस्तु C पर हो तभी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना करता है। आप इसे हमेशा याद रखें, 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आइए 5वां डिस्कस करते हैं। 5th नंबर केस क्या है? केस नंबर 5, ध्यान दें, केस नंबर 5 में वस्तु कहाँ चली जाएगी? C के बाहर। तो जब वस्तु C और अनंत के बीच स्थित हो सबसे पहले हम वही अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं। सिल्वर्ड कर दिया हमने इसके उभरा सतह। ध्यान दें, इसका मिड पॉइंट हो गया P, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें C के बाहर वस्तु को रखनी है और अनंत के पहले। हमने यहाँ पर C और अनंत के बीच में वस्तु को रख दिया। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार देंगे, जो कि परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी किरण को आप C से भी गुजार सकते हैं, F से भी गुजार सकते हैं, कहीं से भी गुजार सकते हैं। इस बार आइए C से गुजार के चेक करते हैं। हमने ये किरण को C से थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको यहीं पे बना देते हैं। हमने C से होके गुजारा। तो C वाले की कहानी क्या होती है कि जिस मार्ग में आती है उसी मार्ग में पुनः वापस चली जाती है। मतलब जिधर से आती है रिफ्लेक्शन के बाद उधर ही पुनः वापस चली जाती है। डायरेक्शन आप चेक कर लें, यहाँ पे डायरेक्शन देख लें कि इधर से आ रही है और इधर को पुनः चली जा रही है। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट होने के बाद से ये रिफ्लेक्टेड रे को क्रॉस करेगी, काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा वस्तु का। तो वास्तविक कटान से बना है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ध्यान दें, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटी हो रही है। वस्तु पास थी, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था। दूर जाने पर, थोड़ा फोकस पर रखने पर बड़ा बन रहा था। फोकस से जैसे जैसे दूर जाते गए प्रतिबिंब छोटा होते गया। जितना दूर जा रहे हैं प्रतिबिंब हमारा घटते हुए जा रहा है, छोटा होते हुए जा रहा है। नेचर ऑफ इमेज देखिए इसका क्या होगा। देखें, पहला क्या लिख सकते हैं? कहाँ बना है प्रतिबिंब? C और F के बीच बना है। तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। दूसरा जो नेचर ऑफ इमेज है वास्तविक कटान से बना है, तो वास्तविक और उल्टा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। और तीसरा जो इसका नेचर ऑफ इमेज है क्या है? ये तो वास्तविक और उल्टा हो ही गया। बड़ा है या छोटा है? वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटी है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए लास्ट केस इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कि जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है या जब वस्तु अनंत पे होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप हमेशा इसे याद रखें, ड्रॉ करते रहें, घर पर प्रैक्टिस करें, आपको आसानी से बातें आ जाएंगी। सब रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। रूल आप चारों याद रखेंगे तो इमेज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए छठे केस को डिस्कस करते हैं। 6वां केस क्या है? केस नंबर 6। क्या? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो हमने एक अवतल दर्पण लिया जिसका उभरा हुआ सरफेस हमने सिल्वर्ड कर दिया। इसका मिड पॉइंट P हो गया, ये फोकस हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर।
वस्तु अनंत पे है, अनंत मतलब कहीं वस्तु है जिससे किरण आ रही है, तो हमने माना कि उससे जो आने वाली किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ये किरण वस्तु इधर अनंत पे कहीं रखी गई है, इधर अनंत पे रखी गई है जहाँ से किरण आ रही है और वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो आप ध्यान दें, आप रूल में पढ़ चुके हैं कि जब भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से ही होके गुजरेगी। तो इसका जब परावर्तन हुआ तो ये फोकस से होके गुजर गई, ये भी फोकस से होके गुजरेगी, और रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे ही एक दूसरे को काट रही है, मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। अब इतना छोटा बन रहा है कि प्रतिबिंब तो हमें दिख ही नहीं रहा है। आइए नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं इसका, नेचर ऑफ इमेज आप अपने मन से लिखें। ध्यान दें, पहली बात कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। दूसरा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, वास्तविक कटान से बन रहा है तो वास्तविक है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उल्टा बना करता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, और तीसरा जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, बड़ा है या छोटा है, वस्तु अनंत पे है, बड़ी है, और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर इतना छोटा बन रहा है कि वो हमें दिख ही नहीं रहा है, मतलब कि छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 6 केस को हमने डिस्कस कर लिया कॉनकेव मिरर के अंदर कि किन किन स्थितियों में कहाँ कहाँ वस्तु को रखने पर कैसा उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब सेम डिस्कशन हम करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, तो उसमें समझते हैं सबसे पहले कि कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ कहाँ वस्तु को रखी जा सकती है। आइए समझते हैं सबसे पहले। सेम हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय, यहाँ पर कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण लेते हैं और उसमें केस को समझते हैं। उत्तल दर्पण बनाने के लिए हमें जो इसका धंसा हुआ पार्ट है इसको हमें सिल्वर्ड करना होगा। इसके मिड पॉइंट से हमने मुख्य अक्ष की रेखा गुजारी, जहां पर ये इसका P वाला पॉइंट हो गया, और हम आपको बता चुके हैं कि इधर वाला हिस्से में ये इधर के गोलीय कांच से काटा गया है, ये जस्ट लाइक ऐसे काटा गया है, ऐसे गोलीय कांच से। तो इसका सेंटर यहाँ होगा C और दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा यहाँ पर F, यानी कि फोकस। अब ध्यान दें, इसका जो फोकस और वक्रता केंद्र होता है वो कलई वाले हिस्से की ओर होता है। तो हम वस्तु को कभी भी इधर नहीं रखेंगे क्योंकि इधर से परावर्तन नहीं होगा, और जब किरणों का परावर्तन नहीं होगा तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बना ही नहीं करेगा। तो हम किधर रखें, तो इसका परावर्तक सतह इधर है, तो हमारे पास कितने केस बन सकते हैं, एक तो हम P पर कभी रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है, हम थोड़ा सा इससे बाहर चले जाएं और थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो वस्तु को एक बार यहाँ रख सकते हैं। इधर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अनंत, अभी हम आपको बता चुके हैं, यानी कि P के बाहर और अनंत के पहले। और दूसरा केस इसमें जो बनने वाला है कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पे, यानी कि उत्तल दर्पण में हमारे पास 2 ही पॉइंट्स हो सकते हैं। आइए उन दोनों पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, दोनों केस को। केस नंबर फर्स्ट की स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट, कि जब वस्तु P और अनंत के बीच स्थित हो, तो उत्तल दर्पण हम बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए हमें इसका धंसा हुआ पार्ट सिल्वर्ड करना होगा। हमने इसके मिड पॉइंट से गुजार दिया मुख्य अक्ष को, ये इसका फोकस
और इसका सेंटर सी। हमने यहाँ वस्तु को रखा P और अनंत के बीच, इधर वाले हिस्से को हम अनंत बोलते हैं, ये अनंत है, तो अनंत और P के बीच हमने वस्तु को रखा। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि पहली किरण को आप हमेशा कहाँ से गुजारें, तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारें। थोड़ा सा वस्तु को छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से प्रतिबिंब बन सके। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी, थोड़ा टेढ़ा है, कभी कभी हम जीवन में स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाते हैं, फिर भी सीधा है। तो इसमें क्या होता है कि ये किरणों को फैलाने का काम करता है, तो ये किरणें फैल जाएंगी ऊपर की ओर। अब आप ध्यान दें, जब ये किरणें फैल रही हैं तो हमने रूल में तो आपको पढ़ाया है कि जब भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाए तो फोकस से होकर गुजरेगी, तो यहाँ पर तो गुजर नहीं सकती है, तो हम इसको आभास के रूप में रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम आभास के रूप में पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, तो ये फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण को हम P से होकर गुजार देते हैं, तो ये P वाले की कहानी क्या है, तो P वाले की कहानी है कि जितना एंगल पे आती है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो दो किरणें एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसमें भी रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, जब रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे की ओर आभास के रूप में बढ़ाया तो ये दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर गई, और जहाँ प्रतिच्छेद की वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पर वो भी आभास के रूप में की है, तो आभासी प्रतिबिंब हमारा बना करेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु का बन गया। इसका नेचर क्या होने वाला है, लिख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इसका, पहला देखें कहाँ बना है, P और F के बीच। तो प्रतिबिंब P और F के बीच बनेगा। दूसरा क्या है, वास्तविक है या आभासी है, तो काल्पनिक है, क्योंकि कल्पना के रूप में मिलाने से ये कटा हुआ है किरणें, ये दोनों जो किरणें हैं वो काल्पनिक है, इसलिए कौन सा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो लिखिए प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। सीधा है, वस्तु की अपेक्षा सीधा है। और तीसरा बड़ा है या छोटा है, तो आप देख रहे हैं वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटी है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लास्ट केस इसमें डिस्कस करते हैं। आप वीडियोज को देख के उसमें नोट्स बनाना सीखें, नोट्स अपना बनाना बेहतर होता है, या आप स्क्रीनशॉट लेकर उसका नोट्स जरूर बनाएं। केस नंबर 2 कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। चलिए ले लेते हैं फिर से हम कन्वेक्स मिरर। इसका जो ये धंसा हुआ पार्ट है इसको सिल्वर्ड कर दिया हमने, इसके मिड पॉइंट से होके हमने मुख्य अक्ष की रेखा गुजारी, जहाँ पर पोल जिस गोलीय दर्पण का यह खंड है उसके सेंटर को C और इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया F। वस्तु कहाँ है, इधर अनंत पे है। अनंत से हम फिर मान लेते हैं कि किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही हैं, तो ये किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही हैं। तो कहानी क्या है इसकी कि जब भी परावर्तन होगा तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये किरणों को फैला देगी, ये भी किरणों को फैला देगी। तो ये तो एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है फिर से इसको हम पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं, फोकस पे बढ़ा लेते हैं आभास के रूप में, इसको भी फोकस की ओर बढ़ा लेते हैं। तो देखें, आप ध्यान दें अगर, तो ये फोकस के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। प्रतिबिंब हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि बहुत छोटा बन रहा है। और तीसरी बात, नेचर ऑफ इमेज इसका लिख लेते हैं।
पहला कि प्रतिबिंब F पर बनेगा। कैसा बन रहा है? तो काल्पनिक कटान से बना है तो काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो वो सीधा ही बना करता है। आप हमेशा याद रखें, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बना करता है। और तीसरा जो पॉइंट होगा, क्या होगा? हमने कहा कि कैसा बना? F पर बना और क्या? काल्पनिक बना। और तीसरा पॉइंट छोटा है बड़ा है? ध्यान दें, छोटा है या बड़ा है? तो दिख ही नहीं रहा, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। क्या कहें अब इसके लिए? ये तो बहुत छोटा हो गया, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा, बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने आपको डिस्कस कराया, हमने डिस्कस किया कि कॉनकेव मिरर के अंदर विभिन्न स्थितियों पर वस्तु को रखकर हमने प्रतिबिंब को ड्रॉ किया। और फिर दूसरा हमने कन्वेक्स मिरर के अंदर सीखा हमने कि किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बना करता है, किन किन स्थितियों पर रखकर हम वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।